हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन में। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। इनके बारे में आज की क्लास में अपन डिटेल से बात करेंगे। जो भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आपका फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग, ठीक है, इससे रिलेटेड अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे आपका फैमिली प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। फैमिली प्लानिंग का मीनिंग होता है जैसे कोई कपल, जैसे क्या है, कोई कपल नॉर्मली क्या चाहता है, एक फैमिली प्लान करना चाहता है कि नॉर्मली बेबी कब होना चाहिए। इसके अलावा उसका नॉर्मली दो बच्चों के बीच में गैप कितना होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी आपकी एजुकेशन इंक्लूड होती है, बहुत सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे आपके नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूड होते हैं, बहुत सारे आपके परमानेंट या बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी एजुकेशन, जैसे पेरेंटहुड किस प्रकार होनी चाहिए, मदरहुड किस प्रकार होनी चाहिए, इसके अलावा सेक्सुअल एजुकेशन, इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क है तो उसके रिगार्डिंग एजुकेशन, आपका नॉर्मल न्यूट्रिशन डाइट के रिगार्डिंग आपका एजुकेशन हो गया। तो इन सभी के रिगार्डिंग जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, ये जो पूरा क्राइटेरिया है वो फैमिली प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होता है। अब इम्पोर्टेंट डिटेल क्या है वो भी अपन साथ के साथ समझ लेते हैं। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है, क्या है भाई आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले आपको देखने को मिला था 1952 के अंदर। 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपका देखने को मिला था, और ये इंडिया में फर्स्ट टाइम देखने को मिला था। इंडिया ही फर्स्ट कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1952 के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे सिनारियो देखने को मिलते हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे फैमिली प्लानिंग जो अपना प्रोग्राम है वो 1952 में आया था। इसका एक सिंबल होता है, वो सिंबल आपका क्या होता है, उल्टा ट्राइंगल। क्या होता है भाई आपका उल्टा रेड कलर का जो ट्राइंगल होता है, वो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का क्या एक तरह से सिंबल है, जिसको बोलेंगे इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल। ये क्या है, एक तरह से आपका सिंबल है इसका। जब ये आया था आपका फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, तो उस टाइम ये बोला गया था दो या तीन बच्चे अच्छे हैं, यानी दो या तीन बच्चे हो सकते हैं। उसके कुछ टाइम बाद में इसकी थीम चेंज की गई कि दो ही बच्चे अब अच्छे हैं। इसके बाद में वापस से इसकी थीम की चेंज की गई। और जो अगर अपन बात करें कि करंट थीम क्या है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की करंट थीम क्या है जो अभी चल रही है, करंट थीम में क्या है, दो चाइल्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो चाइल्ड होनी चाहिए। या तो वो लड़के हो सकते हैं या वो लड़कियां हो सकती है। यानी सिनारियो इस प्रकार बनाया गया है क्या, दो ही चाइल्ड होने चाहिए नॉर्मली। एक लड़का एक लड़की हो सकती है, दोनों लड़के हो सकते हैं या दोनों लड़कियां हो सकती है, इतने ही चाइल्ड होने चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है 3 ईयर गैप। क्या होना चाहिए, 3 साल का गैप होना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में। इसके अलावा एक और होना चाहिए, फुली वैक्सीनेशन। यानी जो दोनों बच्चे हैं वो फुली क्या होने चाहिए, वैक्सीनेट होने चाहिए। ये अभी करंट थीम है, दो बच्चे लड़का हो या लड़की, 3 साल का गैप, इसके अलावा दोनों का फुली वैक्सीनेशन होना चाहिए। ये रिसेंटली जो चल रही है फैमिली प्लानिंग की वो करंट थीम है। तीन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोग्राम 1952, रेड ट्राइंगल वो भी इन्वर्टेड सिंबल, और करंट थीम क्या होती है। डेफिनेशन अपन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाती, बस डिस्कशन करना ही होता है। बाकी अगर अपन बात करें आगे कुछ सिनारियो के बारे में, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में, तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या इंक्लूड होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे आज की इस सिनारियो के अंदर कि क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव और क्या क्या अपन को इसके अंदर डिस्कशन करना होगा। तो वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के रिगार्डिंग। वैसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं वो आपको पता होंगे, दो टाइप के होते हैं, एक परमानेंट होते हैं या दूसरे होते हैं आपके टेम्पररी। एक तो क्या रहेंगे आपके परमानेंट रहेंगे, दूसरे रहेंगे आपके टेम्पररी
मेथड रहेंगे। तो नॉर्मली एक फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे टेम्पररी से, फिर अपन डिस्कशन करेंगे परमानेंट मेथड के बारे में। फर्स्ट है आपका टेम्पररी, दूसरा है आपका परमानेंट मेथड। ठीक है ना, ये दो टाइप के आपके मेथड होते हैं। परमानेंट में देखते हैं एक फीमेल के लिए रहता है परमानेंट मेथड, दूसरा रहता है आपका मेल के रिगार्डिंग। एक फीमेल के रिगार्डिंग रहेगा, दूसरा किसके रिगार्डिंग रहेगा, मेल के रिगार्डिंग कुछ आपके परमानेंट मेथड रहेंगे। जो आपका फीमेल के रिगार्डिंग रहेगा उसको बोलेंगे अपन ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे, ट्यूबेक्टोमी अपन बोलने वाले। मेल के रिगार्डिंग होगा उसको बोलेंगे वासेक्टोमी। क्या बोलेंगे अपन उसको, वासेक्टोमी बोलेंगे। मेल के रिगार्डिंग जो होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, वासेक्टोमी बोलेंगे। क्या बोलने वाले हैं, मेल के रिगार्डिंग को वासेक्टोमी अपन नाम देंगे। तो कुछ आपके ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। ये परमानेंट वाले अपन ने बात की कि ये परमानेंट वाले होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी होते हैं। ठीक है ना, कौन से भी आपके टेम्पररी मेथड। पहले तो याद रखना मेल के लिए वासेक्टोमी और फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। अभी मीनिंग इनिंग सब कुछ अपन यहाँ पे समझेंगे। टेम्पररी मेथड पे चलते हैं। किस पे चलते हैं अपन, टेम्पररी मेथड पे चलते हैं कि टेम्पररी मेथड कौन कौन से आपके होते हैं। टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर आता है एक तो आपका आता है नेचुरल। कौन से आते हैं, एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, दूसरे आते हैं आपके बेरियर। दूसरे कौन से आते हैं, बेरियर। तीसरे आते हैं आपके आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस। और लास्ट जो आपको देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हार्मोनल या जो स्टेरॉयडल होते हैं मेनली। हार्मोनल स्टेरॉयडल जो मेथड होते हैं वो होते हैं। तो अपन देखते हैं इनके अंदर और कौन कौन से मेथड आते हैं। नेचुरल की बात करेंगे तो नेचुरल के अंदर जो मेथड आते हैं, जो आते हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आता है सेफ पीरियड, सेफ पीरियड पहले तो नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड आते हैं। दूसरा जो आता है वो आता है लैक्टेशन एमनोरिया मेथड। तीसरा जो आता है सेफ पीरियड, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, ओवुलेशन मेथड। तीसरा क्या होगा आपका, ओवुलेशन मेथड। अगला जो मेथड रहता है वो आता है सर्वाइकल। अगला जो मेथड रहेगा वो रहेगा सिम्टोथर्मिक मेथड, सिम्टोथर्मिक मेथड। सेफ पीरियड हो गया, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड हो गया, ओवुलेशन मेथड हो गया, सिम्टोथर्मिक मेथड हो गया। हाँ, एक आता है आपका बेजल बॉडी टेम्परेचर ओवुलेशन। वैसे एक आपका ओवुलेशन मेथड होता है और एक होता है बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड। कौन सा होता है, बेजल बॉडी टेम्परेचर मेथड। इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं जैसे इसी के अंदर होते हैं, जैसे विड्रोहल मेथड। कौन सा भी, विड्रोहल मेथड हो गया, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस मेथड हो गया। ठीक है ना, यानी विदाउट सेक्सुअल एक्टिविटी वाला मेथड हो गया, एक विड्रोहल मेथड हो गया। और एक जो नया एड हुआ है उसका नाम है परसोना मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली एड हुआ है जिसका नाम है परसोना मेथड। तो ये आपके किसके अंदर आते हैं, नेचुरल टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आते हैं। इधर अपन बात करेंगे बेरियर के अंदर, तो वो दो मेथड होते हैं बेरियर के अंदर। फर्स्ट होता है आपका फिजिकल बैरियर, दूसरा होता है वो आपका केमिकल बैरियर। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल बैरियर मेथड के अंदर भी बहुत सारे मेथड इंक्लूड होते हैं, बाद में अपन देखेंगे। आईयूडी के अंदर क्या होता है, तीन जनरेशन की, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन। ये तीन जनरेशन की क्या होती है आपकी आईयूडी देखने को मिलती है। और हार्मोनल मेथड की बात करेंगे तो हार्मोनल में आपके चार इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं। वो होते हैं कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, फिर आते हैं आपके इंजेक्टेबल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इंजेक्टेबल, इसके बाद में आते हैं इम्प्लांट, और लास्ट में आते हैं पेचेस। ठीक है ना, तो ये आपके क्या होते हैं, कुछ टेम्पररी मेथड होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के, नेचुरल बैरियर, आईयूडी और हार्मोनल। ये मेथड की लिस्ट है। बैरियर के अंदर बात करेंगे तो उसके अंदर भी लिखा सकते हैं अपन। बैरियर के अंदर जैसे कॉन्डोम मेथड हो गया, मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम हो गया, वेजाइनल स्पंज हो गया, वेजाइनल स्पंज हो गया। इसके अलावा एक और होता है डायफ्राम हो गया, डायफ्राम।
कौन सा हो गया भाई आपका, डायफ्राम मेथड हो गया। तो ये क्या है, कुछ आपके टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव की लिस्ट है एक तरह से। क्या है, टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की एक तरह से आपकी लिस्ट है। ठीक है ना। अब एक एक के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, साथ के साथ लिखना है आप सभी लोगों को, क्योंकि साथ के साथ डिटेक्ट करना है आपको। थोड़ा सा पॉज करके स्लो करके भी आप डिटेक्ट कर सकते हो। वैसे स्लो ही अपन पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ही अपन देख रहे हैं हर एक मेथड के बारे में। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टेम्परेरी का। टेम्परेरी, जिसके अंदर पढ़ेंगे अपन कौन से, नेचुरल टेम्परेरी मेथड। कौन से पढ़ेंगे, नेचुरल टेम्परेरी मेथड अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेचुरल टेम्परेरी मेथड के अंदर अपन देख लेते हैं कुछ चीजें, जैसे फर्स्ट मेथड है आपका से पीरियड। से पीरियड को बोला गया है रिदम मेथड। क्या बोला गया है, रिदम मेथड भी बोला गया है, या इसको बोला गया है कैलेंडर मेथड। क्या बोला गया है, कैलेंडर मेथड बोला गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिदम मेथड किसको बोलते हैं या कैलेंडर मेथड किसको बोलते हैं। ठीक है ना, ये सेम पीरियड का ही नाम है, रिदम मेथड और कैलेंडर मेथड। ठीक है ना। कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड, इसका मीनिंग ये होता है कि नॉर्मली अपन को एक तरह से कैलकुलेट करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, और उसमें से अपन को सेफ पीरियड निकालना है। यानी जिस टाइम कोइटस एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाए लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस ना रहे, उस चीज को बोलेंगे अपन सेफ पीरियड। कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड, ये नेचुरल टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव है। ठीक है ना। इनकी जो नॉर्मली होती है इफिशियंसी इतनी नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ये इफेक्टिव अपन थोड़ा सा मान सकते। से पीरियड, कैलेंडर मेथड या रिदम मेथड। से पीरियड निकालने के लिए नॉर्मली क्या करना है, जिसकी नॉर्मल अगर मान लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है कितने दिनों की, 28 डेज की, 28 दिनों की मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है। उसमें से क्या करना है, उसमें से एक लॉन्गेस्ट पीरियड लेना है और एक शॉर्टेस्ट पीरियड लेना है। लॉन्गेस्ट पीरियड और शॉर्टेस्ट पीरियड दोनों में से क्या करना है, लॉन्गेस्ट पीरियड में से तो -10 डे करना है, और शॉर्टेस्ट पीरियड में से अपन को -18 डे करने हैं। ठीक है ना, ये अपन को निकालने हैं। और जो पीरियड आएगा उससे पीरियड नहीं होगा, अभी समझाऊंगा कि कैसे नहीं होगा। देखो 28 डे की नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस फीमेल में आपका लॉन्गेस्ट पीरियड भी 28 डे है और शॉर्टेस्ट पीरियड भी 28 डे है। यानी अपन को पहले 28 दिन में से -10 डे करना, फिर 28 दिन में से -18 डे अपन को निकालने। जैसे 28 - 10 डे, लॉन्गेस्ट भी यही कहलाएगा, शॉर्टेस्ट भी यही कहलाएगा, तो 18 डे आ गई। ठीक है, और 28 28 - 18 तो आपके आगे 10 डे। यानी उस फीमेल में क्या होता है, 10 डे से लेके जो 18 डे होता है, ये पीरियड जो रहेगा वो अनसेफ पीरियड रहेगा, अनसेफ पीरियड रहेगा। क्यों, इस दौरान क्या होता है, ओवुलेशन के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं, ओवुलेशन के चांसेस होता है। इस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी या कोइटस एक्टिविटी किया, नॉर्मल प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। अब से पीरियड कौन से होगा, इससे बिफोर, ये जो टाइम पीरियड है, इससे पहले वाला जो टाइम पीरियड है होता है कि 1 से लेके 9 डे। ठीक है ना, और इसके बाद में आपका 19 से लेके 28 डे। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, आपका सेफ पीरियड कहलाएगा। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सेफ पीरियड कौन सा है, तो बिफोर 10 डेज और आफ्टर 18 डेज, ये क्या कहलाएगा यहाँ पे सेफ पीरियड। कि इस दौरान सेक्सुअल एक्टिविटी हुई तो प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये होता है अपना फर्स्ट सेफ पीरियड कैलेंडर मेथड, ये आपका जिसको अपन बोलते हैं रिदम मेथड। नॉर्मली एक क्वेश्चन तो ये हो गया, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसकी अब नॉर्मल है, जैसे किसी का 28 डे पे आता है, कभी 32 दिन पे आए हो किसी फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, 28 32 33 दिन पे, 34 डे पे, 30 डे पे, इस प्रकार अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल रहा है इरेगुलर, तो उसमें से क्या करना है, सेम मेथड है। लॉन्गेस्ट में से क्या करना है, -18 डे करना है, और शॉर्टेस्ट में से -10 डे करना है। ठीक है ना, क्या करना है, मतलब अपन को ये इसी प्रकार कैलकुलेट करना रहेगा। ठीक है, जो अपन ने देखो यहाँ पे लिखा है ना फॉर्मूला, लॉन्गेस्ट -10 और शॉर्टेस्ट -18 डे। ठीक है ना, यही अपन को करना है। यहाँ पे देखो
जो टाइम पीरियड रहेगा, कि 18 डेज तो अपन क्या करेंगे शॉर्टेस्ट में से माइनस कर देंगे, और -10 डे क्या करेंगे लॉन्गेस्ट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पहले पीरियड निकालो कि शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है। तो सबसे छोटा पीरियड कौन सा है 28 डे। 28 डे सबसे छोटा पीरियड है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है यहाँ पे अगर अपन देखें, तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है 34 डे। ठीक है, अब कैलकुलेट करना है, शॉर्टेस्ट में से -18 डे निकालो। 28 - 18 वही 10 डे आ गया, और लॉन्गेस्ट में से 10 डे निकालो। 34 - 10 तो आ गया 24 डे। यानी जो पीरियड आपका सामने आया 10 से लेकर 24 डे, कौन सा आया आपका 10 से लेकर 24 डे। ठीक है ना, ये एक तरह से आपके लिए सेम पीरियड नहीं होगा। एक मिनट, एक मिनट। जो पीरियड आया आपका लेके 10 से लेके 24 डे, ये क्या है अनसेफ पीरियड है। ये क्या है अनसेफ पीरियड। अब सेफ पीरियड कौन सा है इसके अंदर, इसमें है बिफोर 10 डेज और आफ्टर 24 डेज। ये क्या है से पीरियड है। इस दौरान कोई टेस्ट एक्टिविटी होगी तो नॉर्मली कोई भी प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहेंगे। तो ये था अपना फर्स्ट मेथड टेम्परेरी के अंदर, वो होता है से पीरियड या कैलेंडर मेथड जिसको अपन बोलते हैं। तो ये था अपना मेथड, मतलब कुछ नहीं करना, -10 डे करना है और -18 डे करना है। बस शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट पीरियड का पता होना चाहिए। जिसकी रेगुलर है उसके लिए वो सेम ही है, बाकी अपन को देखना है रेगुलर में कितना क्या क्या होता है। दूसरा एक हो गया ये, दूसरा मेथड होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या सिनारियो देखने को मिलता है, जब भी ओवुलेशन होता है, जब भी ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन जब भी होगा मान ली 14 डे होता है, -14 डे कब होता है -14, जितने दिनों की साइकिल होती है उसमें से -14 डे कर लो। ठीक है ना, उस दिन क्या देखने को मिलेगा आपका ओवुलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन 28 दिन की साइकिल है तो 14 डे पे देखने को मिलेगा। 30 डे की साइकिल है तो 16 डे पे आपको क्या देखने को मिलेगा ओवुलेशन पीरियड देखने को मिलेगा, ओवुलेशन देखने को मिलेगा। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या होता है, जब भी ओवुलेशन होता है तो ओवुलेशन से जस्ट बिफोर क्या होगा, हल्का सा क्या होगा टेम्परेचर फॉल डाउन जाएगा। ओवुलेशन टाइम पे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन टाइम पे क्या हो जाएगा राइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा बॉडी का टेम्परेचर। यानी जैसे यहाँ पे ओवुलेशन होना है तो नॉर्मली सिनारियो है कि पहले तो कम होगा टेम्परेचर, फिर आपका इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार देखने को मिलेगा, यानी ओवुलेशन से पहले कम और ओवुलेशन के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसको ही बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम में नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना कितना टेम्परेचर आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो जब भी आपका ओवुलेशन होता है तो आपका नॉर्मली मान सकते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या होता है टेम्परेचर राइज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है उससे इतना डिग्री 0.5 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको राइज देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर। इस दौरान कोई टेस्ट एक्टिविटी का अवॉइड करना है, क्योंकि ओवुलेशन हुआ है तो नॉर्मली फर्टिलाइजेशन हो सकता है और प्रेगनेंसी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं आपको। अगला मेथड है आपका सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड, सर्वाइकल म्यूकस मेथड को बोला गया है ओवुलेशन मेथड भी बोला गया है, इसको बोला गया है बिलिंग मेथड। क्या बोला गया है, बिलिंग मेथड भी बोला गया है। बस दो सिनारियो याद रखना है इसको। देखो ओवुलेशन मेथड और बिलिंग मेथड बोला गया है, और दो क्राइटेरिया इसमें रहता है कि जब भी आपका ओवुलेशन होता है, जब भी क्या होगा ओवुलेशन होगा, जब अनओवुलेशन रहेगा, अनओवुलेशन रहेगा यानी जब ओवुलेशन नहीं होता, ए ओवुलेशन या अनओवुलेशन अपन बोल सकते हैं, अनओवुलेशन इसको अपन बोल सकते हैं। तो ओवुलेशन जब होगा तब आपका सर्वाइकल म्यूकस थिकनिंग जो रहेगी वो आपको क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। इसके अलावा सर्वाइकल म्यूकस क्या रहेगा, अमाउंट क्या रहेगा आपका मोर रहेगा। ठीक है ना, मोर वाइटिस रहेगा, क्या रहेगा मोर वाइटिस रहेगा। इसके अलावा स्लिपरी रहेगा।
यानी जब सर्वाइकल म्यूकस चेक करते हैं तो वो थिकनिंग में कम रहेगा, थिन रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, स्लिपरी रहेगा और मोर वाइटिश रहेगा। जब अनओवुलेशन होता है, जब ओवुलेशन नहीं होता तो यही क्या देखने मिलता है, थिन की जगह क्या देखने को मिलता है, थिक या मोर देखने को मिलता है। मतलब जो आपका अमाउंट अमाउंट तो कम रहता है, जो इसका रहता है थिकनिंग, जैसे इसकी कम थी, इसकी थिकनिंग ज़्यादा रहती है। अमाउंट जो होता है वो मोर ना होके क्या रहेगा, यहाँ पे लेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे, ये स्लिपरी ना होके नॉन स्लिपरी या अनस्लिपरी रहेगा, अनस्लिपरी कंडीशन में रहेगा। ठीक है ना, ये सिनारियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा, ये ओवुलेशन और अनओवुलेशन के टाइम में आपका देखने को मिलेगा, जिससे पता लग जाएगा ओवुलेशन हुआ या ओवुलेशन नहीं हुआ। यानी ओवुलेशन को चेक करने के लिए सर्वाइकल म्यूकस को चेक करना है। अगर वो थिक है, लेस अमाउंट में अनस्लिपरी है तो ओवुलेशन नहीं हुआ। अगर वो थिन है, ज़्यादा अमाउंट में स्लिपरी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइटिश है तो ओवुलेशन हुआ है। इस दौरान कोइटस एक्टिविटी को अवॉइड करना है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस से अपन बच सके। बस ये आपका मेथड होता है, जिसको बोलते हैं क्या है अपन, सर्वाइकल म्यूकस मेथड। सर्वाइकल म्यूकस मेथड बोलते हैं, ओवुलेशन मेथड बोलते हैं, या बिलिंग मेथड जिसको अपन बोलते हैं। टेम्परेरी मेथड के अंदर आ रहे हैं सारे, तीन हो गए, एक आपका सेम पीरियड, वेजल बॉडी टेम्परेचर और आपका सर्वाइकल म्यूकस मेथड। अगला मेथड है आपका सिम्टोथर्मिक। सिम्टोथर्मिक में जो भी अभी तक पढ़े हैं वो सारे मेथड इंक्लूड है। जैसे कौन कौन से मेथड अभी अपन ने डिस्कशन किए हैं, जैसे अपन ने डिस्कशन किया है आपका बेजल बॉडी टेम्परेचर प्लस आपका सेफ पीरियड प्लस सर्वाइकल म्यूकस मेथड। ये तीनों मेथड सिम्टोथर्मिक के अंदर यूज किए जाते हैं। यानी नॉर्मली ये तीनों मेथड चेक जब किए जाते हैं एक साथ तो उसको बोलते हैं अपन सिम्टोथर्मिक मेथड। क्या बोलेंगे, सिम्टोथर्मिक मेथड। यानी जो भी तीनों मेथड पढ़े वही सारा इसके अंदर सेम सिनारियो होंगे। यानी अभी तक चारों मेथड में बेस्ट मेथड सिम्टोथर्मिक है, क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों मेथड क्या है, इंक्लूडेड आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला मेथड है आपका विड्रोहल। विड्रोहल या सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। देखो, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस का मीनिंग कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करना। सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आपका नॉर्मल प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो सेक्सुअल एब्स्टिनेंस हो गया। विड्रोल यानी सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान विड्रोल क्या करना है, आउटसाइड करना है। अगर स्पर्म विड्रोल या सीमन विड्रोल आउटसाइड हो गया तो सीधी सी बात है, वो आपका स्पर्म एंटर नहीं करेगा, स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी से बचाने के लिए विड्रॉल एंड सेक्सुअल एब्स्टिनेंस मेथड भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव आपके मेथड होते हैं। अगला जो मेथड है उस मेथड का नाम हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड क्या नाम है उसका, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड। लैक्टेशन एमनोरिया मेथड में क्या होती है, जब भी फीमेल जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है उसके बाद में क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड पे रहती है। यानी ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली बच्चे को कराती है, फीडिंग कराती है, सीधी सी बात है। तो लैक्टेशन जो पीरियड है वो क्या करके रखता है, एमनोरिया बना के रखता है। एमनोरिया का मीनिंग क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमनोरिया का मीनिंग क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जब भी जितने टाइम पीरियड तक फीमेल लैक्टेशन का यूज करेगी, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी अपने बच्चे को, तो उतने टाइम तक एमनोरिया मेथड रहेगा। यहाँ भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं रही। जब भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो इस तरफ एंट्री करके भी आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए ओवुलेशन चाहिए, ओवम चाहिए, वो मिलेगा नहीं क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे अब्सेंस है। तो इस पीरियड को क्या बोला गया, लैक्टेशन एमनोरिया मेथड, जिससे प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो नॉर्मल सिनारियो ये है कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लैक्टेशन पीरियड में जब भी फीमेल रहती है तो कितने टाइम पीरियड तक ये क्या करेगा, एज कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क करेगा। क्या है वही क्वेश्चन में, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब भी फीमेल लैक्टेशन एमनोरिया मेथड के अंदर रहती है तो कितने टाइम पीरियड तक एज कॉन्ट्रासेप्टिव आपका इफेक्टिवनेस रहेगा लैक्टेशन पीरियड का। दूसरा पूछा जाता है
कि जो लैक्टेशन पीरियड है उसमें अदर कॉन्ट्रासेप्टिव कब से यूज कर लेने चाहिए फीमेल को। ये दो क्वेश्चन होता है। एक तो लैक्टेशन पीरियड कितने टाइम तक आपका कॉन्ट्रासेप्टिव का मीनिंग प्रेगनेंसी को रोकना, तो कितने टाइम तक ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। दूसरा क्वेश्चन अदर कॉन्ट्रासेप्टिव कब तक यूज करना है। तो अगर टाइम पीरियड पूछे एज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस तो रहेगा आपका 6 मंथ। क्या रहेगा आपका 6 मंथ रहेगा। अगर आपसे पूछे कि अदर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कब से कर लेना चाहिए तो 3 मंथ से यूज करने लग जाने चाहिए। क्या रीजन है कि 6 मंथ और 3 मंथ यहाँ टाइम पीरियड आ गया, क्योंकि किसी फीमेल में जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिल जाती है, इसलिए जो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव वो अपन को जल्दी यूज कर लेना चाहिए। और 90% से ज्यादा फीमेल में 6 मंथ बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो ये एज इफेक्टिवनेस ज्यादातर 6 मंथ तक रह सकता है। कितने टाइम तक रह सकता है 6 मंथ तक रह सकता है। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव 3 मंथ से अपन को यूज कर लेने चाहिए यहाँ पे। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचुरल मेथड का लास्ट जो आपका है वो है आपका पर्सोना मेथड। कौन सा है पर्सोना मेथड। कौन सा मेथड है भाई आपका पर्सोना मेथड। पर्सोना न्यूली एडेड मेथड है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर। कभी क्वेश्चन पूछा गया पर्सोना क्या है तो न्यूली एडेड नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या नेचुरल टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसके अंदर क्या होता है हार्मोन चेक किए जाते हैं। क्या चेक करेंगे हार्मोन किसके अंदर यूरिन के अंदर। किसके अंदर चेक करेंगे अपन यहाँ पे हार्मोन यूरिन के अंदर चेक करेंगे। और ये हार्मोन कौन सा चेक करेंगे एक तो एलएच हार्मोन चेक करेंगे और एक आपका एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल बोल दो या नॉर्मली आप क्या बोल दो इसको ईस्ट्रोजन मेथड। ठीक है ना ईस्ट्रोजन या इथेनॉल एस्ट्राडियोल या एलएच। ये दो हार्मोन चेक किए जाते हैं। एलएच का मेनली याद रखना कि एलएच मेनली हार्मोन चेक किया जाता है इसके अंदर। क्लियर ना। तो ये पर्सोना आपका नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव टेम्परेरी मेथड के अंदर आते हैं। तो ये अपने कंप्लीट होते हैं नेचुरल मेथड के अंदर टेम्परेरी मतलब टेम्परेरी मेथड के अंदर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कंप्लीट होते हैं। ये भी याद रखना कि हार्मोन चेक किए जाते हैं यूरिन में मेनली एलएच हार्मोन चेक किया जाता है। ठीक है एलएच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ओवुलेशन के लिए। इसके कारण ही आपको ओवुलेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका नेचुरल। दूसरे मेथड होते हैं वो आपके होते हैं नॉर्मली टेम्परेरी के अंदर एक नेचुरल दूसरा आपका बेरियर मेथड। ठीक है ना। बेरियर मेथड की अगर अपन बात करेंगे तो बेरियर मेथड के अंदर क्या क्या सिनारियो देखने को मिलता है। बेरियर में होता है एक फिजिकल बेरियर होता है और एक होता है केमिकल। ठीक है ना एक तो फिजिकल होता है और एक कौन सा होता है केमिकल होता है। ठीक है ना मैंने आपको समझा दिया था अभी नॉर्मल सा। क्या समझाया था इसके अंदर अपन ने बात की थी कि फिजिकल जो बेरियर मेथड होता है उसके अंदर आता है जैसे कॉन्डोम मेथड आ गया। ठीक है वेजाइनल स्पंज आ गया। कॉन्डोम मेथड आ गया वेजाइनल स्पंज आ गया। इसके अलावा अपना नॉर्मली इसके अंदर डायफ्राम आता है। क्या आता है नॉर्मली डायफ्राम देखने को मिलता है। और केमिकल मेथड की बात करेंगे तो केमिकल मेथड के अंदर आते हैं क्रीम्स आते हैं जेली आती है। क्रीम्स आते हैं जेली आती है इसके अलावा सोप आते हैं। ठीक है ना कुछ मेडिकेशन आते हैं तो ये सारे केमिकल के अंदर आते हैं। ठीक है ना ये एज ए बेरियर। बेरियर का मीनिंग होता है बाधा। बाधा का काम करेंगे। बाधा का मीनिंग स्पर्म को रोकने का काम करेंगे। यानी जो स्पर्म है उसकी एंट्री को रोकेंगे। स्पर्म की एंट्री को रोकेंगे। स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव के अंदर तो क्या होगा आपका स्पर्म आगे नहीं जाएगा। ओवम के साथ में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा प्रेगनेंसी के चांसेस को रोक देंगे। बेरियर एंड बाधा। बाधा किसी भी चीज को रोकने का जो काम करती है। यहाँ पे स्पर्म एंट्री को रोकने का काम करते हैं। क्रीम जेली सोप भी अपन रोकने का काम कर सकते हैं लेकिन इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं होते एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मेनली जो पूछे जाते हैं वो आपके होते हैं फिजिकल मेथड। और फिजिकल मेथड को अपन डिटेल से देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं कॉन्डोम मेथड। एक होता है मेल कॉन्डोम मेथड दूसरा होता है आपका फीमेल कॉन्डोम मेथड। ठीक है मेल कॉन्डोम मेथड जैसे अगर स्ट्रक्चर देखे अपन।
ठीक है ना, इस टाइप से मेल कॉन्डोम मेथड रहता है। फीमेल कॉन्डोम मेथड की जो स्ट्रक्चर रहती है वो इस टाइप से रहती है। ठीक है, डबल लेयर होता है, ये सिंगल आगे की तरफ है, ये इधर से ऐसे रहता है। ये फीमेल कॉन्डोम मेथड है। एग्जाम में आपकी स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। मोस्ट कॉमनली यूज, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और ये बना होता है लेटेक्स का। किससे? लेटेक्स का। तो लेटेक्स वाले जिस पर्सन को एलर्जी है लेटेक्स से, उसके लिए मेल कॉन्डोम मेथड यूज नहीं किया जाता। फीमेल कॉन्डोम मेथड की बात करेंगे तो ये बना हुआ होता है लेटेक्स का, हो सकता है आपका पॉलीयूरेथ्रिन का हो सकता है, ठीक है, और नाइट्रिल का हो सकता है। इन सभी का ये बना हुआ हो सकता है। इसकी खोज की थी एमडी असल ने, ठीक है ना, ये इन्होंने इसकी खोज की थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमनली और वाइडली यूज, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव, तो इसमें मेल कॉन्डोम मेनली यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा यूज इसका ही किया जाता है। अगले हैं दो आपके, एक है वेजाइनल स्पंज, ठीक है ना, एक तो क्या है वेजाइनल स्पंज है, और दूसरा है आपका डायफ्राम। एक तो वेजाइनल स्पंज है, दूसरा डायफ्राम है। वेजाइनल स्पंज के अंदर नॉर्मली इन दोनों को शरीर के ऊपर रखा जाता है, एक स्पंज हो गया एक डायफ्राम हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट का होता है, कॉन्सेप्ट का ये देखने को मिलता है। सिलिकॉन से ये नॉर्मली हो सकता है, या पॉलीयूरेथेन का ये नॉर्मली देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है, अपन स्पर्म साइडल यूज करते हैं, और ये क्या करता है, एज एंट्री को रोकता है, स्पर्म एंट्री को रोकने का काम करता है। ये स्पर्म एंट्री को रोकेगा, एंट्री प्रिवेंट करने का काम करेगा डायफ्राम। और इसमें स्पर्म साइडल को, जो स्पर्म को क्या कर सके, किल कर सके, ठीक है ना, वो होते हैं। स्पर्म साइडल में यूज होता है नॉन ऑक्सिनोल 9। कौन सा यूज होता है भाई आपका, नॉन ऑक्सिनोल 9 स्पर्म साइडल यूज किया जाता है वेजाइनल स्पंज के अंदर। डायफ्राम क्या होता है, स्पर्म एंट्री को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। जैसे दीवार होती है, दीवार के आर पार नहीं जा सकते, इसी प्रकार डायफ्राम के इधर से उधर एंट्री नहीं हो पाएगी, तो स्पर्म आगे की तरफ मूव नहीं हो पाएगा, और ये तो स्पर्म को किल ही कर देता है एक तरह से। बाकी सिनारियो की बात करेंगे वेजाइनल स्पंज और डायफ्राम में, तो वेजाइनल स्पंज और डायफ्राम होता है सिमिलर ही होता है इन दोनों को एक देखते थे, दोनों को ही क्या करते हैं, 3 आवर बिफोर कोइटस एक्टिविटी प्लेस किया जाता है, ठीक है ना, कहाँ पे, सर्विक्स के ऊपर। सर्विक्स के ऊपर 3 घंटे पहले कोइटस एक्टिविटी से पहले 3 घंटे तक, अप टू 3 आवर बिफोर तक अपन क्या करते हैं, इसको प्लेस रखते हैं। और रिमूव कब करते हैं, जिससे लास्ट इजाकुलेशन हो जाता है, लास्ट इजाकुलेशन हो जाता है, या लास्ट कोइटस एक्टिविटी या सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में 6 आवर क्या करना है, 6 आवर पे क्या कर देना है, इसको रिमूव रखना है। यानी 6 आवर तक तो वहीं पे रहेगा, प्लेस इन प्लेस, 6 आवर तक इन प्लेस रहेगा, 6 आवर तक बाहर नहीं निकालना है इसको, 6 आवर तक इन प्लेस रखना है। उसके बाद में आफ्टर आफ्टर 6 आवर क्या करना रहेगा, रिमूव करना रहेगा। यानी लास्ट इजाकुलेशन जैसे हो जाए तो उसके बाद में भी 6 आवर उसको, चाहे वेजाइनल स्पंज हो या डायफ्राम, उसको वहीं पे रखना है। रिमूव कब करना है, 6 आवर के बाद में अपन को क्या करना है, रिमूव करने का काम करना रहेगा। कई बार क्या होते हैं, इनके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इनके कुछ क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। इसके कारण क्या होता है, TSS हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जैसे अपन को 6 आवर ही रखना है, लेकिन कई बार अपन ने 24 घंटे 48 घंटे तक वहां रख दिए, भूल गए, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम या UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। तो कुछ क्या है, एक तरह से इसके क्या है, एक तरह से ये साइड इफेक्ट है। देखिए, वेजाइनल स्पंज के अंदर स्पर्मसाइडल होता है, हाईलाइट कर लेना, नॉन ऑक्सिनल 9 होता है, ये स्पर्म एंट्री को रोकने का काम करते हैं। कभी कभी वेजाइनल स्पंज को क्या बोला गया है, अपन बोलते हैं टुडे, टुडे बोला गया है। डायफ्राम को क्या बोला गया है, डच केप, क्या बोला गया है, डच केप भी बोला गया है। तो ये क्या है आपके भाई, टेम्परेरी मेथड के अंदर आपके नेचुरल आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, दूसरे हो गए आपके बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव
मेथड हो गए, क्या हो गए, नेचुरल और आपके बेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गए। यानी दो मेथड अपन ने डिस्कशन कर लिए। बाकी की जो मेथड रहेंगे जैसे आपके आईयूडी हो गया या हार्मोनल है, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। उसके बाद में अपन परमानेंट मेथड देखेंगे। तो आज के लिए क्या करना है, इसके नोट्स बना के अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही।